गॉसेस थ्योरम अगला चैप्टर है। गॉसेस थ्योरम से पहले वी विल डिस्कस फ्यू थिंग्स इन इट। कुछ टर्मिनोलॉजी है इसकी जो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी अदरवाइज। लेकिन फिर हम वेक्टर क्यों मानते हैं इसको, एरिया को, और कहाँ मानते हैं? ठीक है, तो whenever we just calculate the electric flux through a surface, फ्लक्स में बताऊंगा अभी क्या होता है। तो हम किसी भी सरफेस के ऊपर whenever we draw a normal on any plane, that normal drawn on a plane is called area vector of that plane. We take area vector while calculating flux through a plane. So any normal drawn onto the plane is called area vector. जब भी कोई नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं तो उसको हम एरिया वेक्टर का नाम दे देते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एरिया वेक्टर is according to the size और value of area। तुम बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। ठीक है, इतना याद रखना। एरिया वेक्टर इज बेसिकली अ नॉर्मल ड्रॉन ऑन टू एन एरिया और अ प्लेन। किसी भी प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल जो हम ड्रॉ करते हैं लाइन विद एन एरो हेड is taken as an area vector. Electric flux. What is flux? The number of electric field lines passing through some surface or passing through a surface held in electric field। ध्यान से देखना, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रिप्रेजेंट की है यहाँ पे? यूनिफॉर्म। इसके सामने तुम कोई एरिया रख देते हो, तो फ्लक्स का मतलब इसमें से कितनी लाइंस पास हो रही हैं। If there are total 5 lines, let us say, and only 4 are passing through it, so you can say the flux is 4. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. The flux is basically the measure of the number of electric field lines passing through an area. फ्लक्स का जो लिटरल मीनिंग होता है बेसिकली उसका मीनिंग होता है टू फ्लो, लेकिन यहाँ पे हम उसको नंबर ऑफ फील्ड लाइन से जोड़ देते हैं।
ठीक है। अब देखो, अगर ये एरिया है, ध्यान से देखना, अगर ये हमारा एरिया है ए बी सी डी या प्लेन है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, इसको बोल देंगे एरिया वेक्टर। क्लियर हो गया? यस सर। फ्लक्स का सिंबल है, इसको बोलते हैं फाई। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जैसा हमने ये एरिया रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ लाइंस इसमें से मान लो 4 पास हो रही हैं। अब ध्यान रखना, मैं दूसरी एक और डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये 5 लाइनें हैं, सिचुएशन नंबर 2, लेकिन तुमने एरिया वेक्टर एरिया को ऐसा रख दिया, तो अब इस एरिया में से कितनी लाइंस पास होंगी? अब इसके बीच में से ऐसे करके कितनी लाइंस पास होंगी? यहां तो ये पास हो रही थी, 1 2 3 4, अब कितनी पास होंगी? ये लाइन इसके नीचे से निकल जाएगी, ये इसके ऊपर से, ये तो ऑलरेडी यहां से निकल रही है, तो इसके बीच में से कोई लाइन पास हो रही है? नो सर। ए बी सी डी में से कोई कोई लाइन नहीं पास हो रही ना। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया एरिया वेक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया, please listen very carefully, electric flux passing through an area depends on the intensity of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा? कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो फिर नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी? क्लोज क्लोज होंगी। यस सर। ठीक है, और अगर लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी? फार। दूर होंगी। ठीक है, तो अगर तुम एक एरिया के पास लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो और उसी एरिया के पास हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो ऑब्वियसली ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी ना, हाई वाले केस में। यस सर। तो जो फ्लक्स है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ अप्लाई की। दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि इस एरिया वेक्टर की वैल्यू कितनी है, एरिया कितना है। अगर मान लो छोटा एरिया है तो कम पास होंगी, और बड़ा एरिया है तो, अगर एरिया की वैल्यू कम है तो लाइंस कम पास होंगी, और एरिया की वैल्यू ज्यादा है तो लाइंस ज्यादा पास होंगे। ज्यादा पास होंगी। तो फिर दूसरा फैक्टर आ गया जिसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। तीसरा फैक्टर एक और है, उसमें तुम ध्यान दो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में पैरेलल है ना। यस सर। और यहाँ एंगल कितना है? 90। 90। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और ये आ गया 90। तो जब एंगल 90 है तो फ्लक्स मिनिमम है या मैक्सिमम है? मैक्सिमम। इस केस में कितना फ्लक्स पास कर रहा है, मैक्सिमम, या इस केस में मैक्सिमम है? इस 0 डिग्री वाले। हाँ, कंडीशन 1 में मैक्सिमम है और कंडीशन 2 में मिनिमम। मिनिमम है। तो इसमें आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो देखो, अगर तुम थीटा की वैल्यू 0 रखते हो, मतलब ये वाला 0, तो कॉस 0 होता है 1। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन। अब यहाँ थीटा क्या है? ये है थीटा, और ये है क्या?
angle between direction of electric field and area vector. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल हो जाएगा 0। तो cos 0 कितना होता है 1। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा EA मैक्सिमम। लेकिन अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, थीटा हो गया 90, तो cos 90 होता है 0। तो फ्लक्स हो जाएगा EA 0 दैट इज 0। तो फ्लक्स हो जाएगा मिनिमम। So if we look at this condition, here the flux is 0, and if we look at this condition, here the flux is maximum. ये बात समझ आ गई? कि कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कब फ्लक्स मिनिमम होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? Q upon epsilon naught EA cos थीटा। cos theta हाँ तो इलेक्ट्रिक theta। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा ना। लेकिन तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी होगी जनरली, या तो फाइंड आउट करनी होगी। एरिया दे रखा होगा, थीटा दे रखा होगा, फ्लक्स दे रखा होगा। ये 1 2 3 4 4 क्वांटिटीज है यहाँ से। 4 में से कोई 3 दे रखी होगी, चौथी कैलकुलेट करनी होगी। ये बात समझ आ गई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर। Yes sir। The flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by that surface. The flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by that surface. ठीक है? कि मान लो तुमने अभी फ्लक्स के बारे में पढ़ा ना। Yes sir। Just now we learned a formula for the flux, and that is equal to electric field into area into cos of angle between this. तो गॉसेस थ्योरम ने एक नया फॉर्मूला दिया। उसने बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स है वो 1 by epsilon naught times the charge enclosed by that surface है। कि मान लो तुमने एक बॉक्स लिया, क्यूब ले लिया, इस क्यूब के अंदर तुमने 5 कूलम चार्ज रख दिया, तो अब इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी? कैसे कैलकुलेट करोगे तुम क्या करोगे? इस 5 कूलम चार्ज को किससे डिवाइड कर दोगे? एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? 8.85 into 10 to the power -12। तो ये तुम्हें एक इजी मेथड हो गया फ्लक्स कैलकुलेट करने का। इन दोनों फॉर्मूलाज में डिफरेंस क्या है? ये एक क्लोज्ड सरफेस है। गॉसेस थ्योरम किस टाइप के सरफेसेस के लिए है? closed surface। जैसे तुमने चार्ज बॉक्स के अंदर डाल दिया, फुटबॉल। So we considered a football which has
rectangular patches like hexagonal patches like this. And if I ask you to calculate the total flux coming out of the football and you have kept a charge here, that means it is 6 coulomb, something around. So what you can do, you can calculate the flux through one of the patches, और इसका एरिया तुम डी ए मान लो, मतलब एक छोटा एरिया डी ए एज्यूम किया, और उसमें से तुम फ्लक्स कैलकुलेट कर लो कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, और ये फाई 1 है, तो उसी तरह से फाई 2, फाई 3, फाई 4, फाई 6, फाई 7, 8, 9, 8, फाई 9, ऐसे ऐसे करके तुम हर में से कैलकुलेट करोगे और फिर उसको क्या कर Yes, दोगे, sir. इंटीग्रेट कर दोगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई Yes, 3, sir. है ना। तो इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो टोटल फ्लक्स, मतलब अगर तुम्हें 3D में Yes, अप्लाई करना है तो जो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये अगर तुम्हें 3D में अप्लाई करना है तो तुम्हें ऐसे अप्लाई करना है। नहीं तो तुम क्या करोगे, एक फुटबॉल के सेंटर में कितना चार्ज रखा है, 6 माइक्रोकूलम, और इसके बीच में है क्या, अगर एयर है तो तुम सीधा करोगे 1 by epsilon into 6 is the flux out of this football। दोनों तरीके yes, समझ आ sir. गए, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया।